हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सौर मंडल में हम क्या पढ़ रहे थे? हम सूरज के बारे में जान रहे थे, जो हमारा सूर्य है उसके बारे में जान रहे थे। तो लास्ट जो हमने छोड़ा था वो हमने छोड़ा था कि जो सूरज है, जो सन है, वो क्या, उसका जो कोर है, जो क्रोड है, उसका टेम्परेचर कितना है और उसकी जो बाहरी सतह है उसका टेम्परेचर कितना है। अब उससे आगे मैंने थोड़ा सा पहले ही नोट कर लिया। उससे आगे क्या कहा हुआ है कि हेंस बैथ का क्या कहना है, या हेंस बैथ ने बताया कि 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि टेम्परेचर कितना हो, 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस हो, सूर्य के केंद्र के चारों तरफ, जो हमारा सन है उसके जो सेंटर है उसके चारों तरफ हाइड्रोजन नाभिक मिलकर, केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर, मतलब जो सेंटर है सूरज का, जो केंद्र है, इस पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन से एक हीलियम नाभिक का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अर्थात जो सूर्य का केंद्र है, सूर्य के केंद्र पर, सूर्य के सेंटर पर नाभिक के संलयन होता है, मतलब नाभिक के संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिक के संलयन के द्वारा मिलती है। मतलब नाभिक के संलयन आप किस में पढ़ेंगे? आप केमिस्ट्री में होता है, वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी तो हम कह सकते हैं कि नाभिक के संलयन के द्वारा होता है। मतलब जब 4 हाइड्रोजन सूर्य के जो केंद्र है उसमें क्या है, एक मिलकर एक हीलियम बना रहे हैं, हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे, इस प्रोसेस से क्या, नाभिक के संलयन हो रहा है और उससे सूरज को, जो सन है, उसको एनर्जी मिल रही है, उसको ऊर्जा मिल रही है। तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य का क्या है? नाभिक के संलयन द्वारा सूरज को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? जो सूरज है हमारा, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो सन है हमारा, सूर्य की दीप्तिमान सतह को सूरज की जो दीप्तिमान सतह होती है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। जो सूरज की जो दीप्तिमान सतह होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। तो प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। मतलब जो प्रकाश मंडल होता है उसके जो किनारे होते हैं उन पर रोशनी नहीं होती, वो प्रकाशमान नहीं होते। तो प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। क्या नहीं होते? प्रकाशमान नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते? क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। क्यों नहीं होते? क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। मतलब जो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है,
क्यों नहीं होते? क्योंकि वो सूर्य का जो प्रकाश है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको वर्णमंडल कहते हैं। इसे हम वर्णमंडल कहते, क्या कहते हैं? इसको हम वर्णमंडल कहते हैं। यह कैसा होता है? ये लाल रंग का होता है। यह क्या होता है? यह लाल रंग का होता है। कहने का मतलब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बताता है? जो सूरज होता है, जो सूर्य होता है, तो सूरज की जो दीप्तिमान सतह है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रकाश मंडल कहते हैं सूर्य की दीप्तिमान सतह को। अब जो प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल के जो किनारे हैं प्रकाश में नहीं होते, उन किनारों पर प्रकाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, मतलब जो वो लाइट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे हम वर्णमंडल कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम वर्णमंडल कहते हैं। और ये कैसे कलर का होता है? ये लाल कलर का होता है, या फिर ये हम कह सकते हैं ये लाल रंग का होता है। ठीक है, चलो उसको रब कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य क्रीट या कोरोना कहते हैं। जब क्या सूर्य ग्रहण होता है तो हम कह सकते हैं सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस टाइम पर सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम सूर्यक्रीट सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्यक्रीट क्या सूर्यक्रीट कहते हैं। मतलब जब सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का जो पार्ट दिखता है, जो भाग दिखता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सूर्यक्रीट कहते हैं। सूर्य का यह क्या है? यह सूर्य का बाह्यतम परत है। हम कह सकते हैं कि यह जो सूर्यक्रीट है यह क्या है? यह सूरज का बाह्यतम परत है। बाह्यतम परत है। जो सूरज है उसकी बाह्यतम परत है। कौन? जो सूर्यक्रीट है। ठीक है, फिर आगे है सूर्यक्रीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। अब जो सूर्यक्रीट है वो क्या करता है? वो एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्यक्रीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। जो हमारा क्या है? सूर्यक्रीट है वो क्या कर रहा है? वो एक्सरे उत्सर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एक्सरेज को उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है? इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसे सूर्य का मुकुट कहा
जाता है। किसको किसको कहा जाता है सूर्य का मुकुट? सूर्य किरीट को। जो एक्सरेज उत्सर्जित कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम सूर्य का मुकुट कह रहे हैं। ठीक है, आगे है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हम कह सकते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। क्या हो रहा है? प्रकाश की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? प्रकाश की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है? मतलब जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देने वाला भाग है उसको हम सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। ये जो सूर्य किरीट है ये सूर्य की बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। सूर्य किरीट क्या करते हैं? एक्सरेज उत्सर्जित करते हैं, उसमें से एक्सरेज निकलती हैं। तो तभी तो बोलते हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो वो हमको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे जो रेज उत्सर्जित हो रही हैं ना, वो रेज निकल रही हैं, वो हमारी आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है, या इसको हम सूर्य का मुकुट कहते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय जो सूर्य किरीट है उससे प्रकाश की प्राप्ति होती है। उस समय क्या है? हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब ये जो हमारा सन है इसकी उम्र कितनी है, मतलब ये कितने साल पुराना है हमारा जो सूरज है? तो ये इसकी उम्र है, सूर्य की उम्र है, कितनी उम्र है? सूर्य की उम्र कितनी है? हमारे सूरज की उम्र, हमारा सूरज कितना बड़ा है? 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष। तो हमारी ये सन की एज है। कितनी एज है हमारे सन की? 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है? भविष्य के सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय, या फिर हम कह सकते हैं जो भविष्य में जो सूरज है, हमारा जो सूरज है, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10 की पावर 11 वर्ष है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। जो भविष्य है, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10 की घात 11 वर्ष है। वर्ष है। कितना है? 10 की घात 11 वर्ष है। ठीक है, चलो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय
लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड में जो सूरज है, सूरज का जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर आता है, हमारी अर्थ पर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया गया है उसे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सौर ज्वार को उत्तरी ध्रुव पर, जो सौर ज्वार होता है, उस ज्वार जो लहरें होती हैं उसको जो उत्तरी ध्रुव है उस पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। जो ज्वार होती हैं है ना, जो समुद्र से जो उठने वाली लहरें होती हैं, तो वो क्या होती हैं? सौर ज्वार किसको? सौर ज्वाला को। ठीक है, गलत बोल दिया था मैंने, थोड़ा गलत पढ़ लिया था। तो इसमें क्या है, जो सौर ज्वाला होती हैं, जो सूर्य द्वारा जो ज्वाला निकलती हैं, तो जो सौर ज्वाला हैं उनको उत्तरी ध्रुव पर क्या बोल रहे हैं? को उत्तरी ध्रुव पर नॉर्थ पोल पर क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। ऑरोरा बोरियालिस। ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं तथा सौर ज्वाला जो है उसको नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं हम? ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सौर ज्वाला होती है, सूर्य की जो ज्वाला होती है, उसको नॉर्थ पोल पर तो ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, उस पर हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलो अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है? जो सूर्य के धब्बे होते हैं, सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मतलब सॉरी, हमारा जो सूरज है, अगर हम उस पर देखेंगे ध्यान से, तो उसमें थोड़े धब्बे धब्बे दिखाई देंगे, गोले गोले टाइप से दिखाई देंगे। तो जो सूरज होता है, तो सूर्य के जो धब्बे हैं उसके अंदर चलते हुए गैस के जो खोल हैं, तो सूर्य के जो धब्बे हैं, सूर्य के धब्बे का तापमान क्या होता है? आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्या होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो सूर्य के जो धब्बे हैं, धब्बों का तापमान आसपास के जो तापमान है उससे 1500 डिग्री सेल्सियस होता है।
आगे है सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। अब जो ये सूर्य के धब्बे होते हैं उनका एक चक्र पूरा होता है, तो सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र कितना होता है? 22 वर्ष होता है। कितना होता है? 22 वर्ष होता है। ठीक है, किसका तापमान? जो चक्कर किसका, जो धब्बे होते हैं सूरज के, उसके धब्बों का टोटल कितना टाइम पीरियड होता है? 22 वर्ष होता है। पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा, 1 मिनट, मतलब जो पहले 11 वर्ष होते हैं तब तक ये धब्बा क्या करता है, पहले वो जानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब धब्बे क्या, एक जो सूरज जो गैस वगैरह होती है ना सूरज के, वो गैस के गोले टाइप होते हैं, वो ही होते हैं। तो उन्हीं का जो टेम्परेचर है, उन्हीं का जो तापमान है वो है यहाँ पर, उसके बारे में ही यहाँ पर कहा जा रहा है, उसके बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगे क्या है? पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है। अब ये जो धब्बा है ना, ये क्या है? गैस का एक तरीके से गोला ही है। तो पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है। क्या होता है? यह धब्बा इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता जाता है। और बाद के 11 वर्ष तक यह धब्बा घटता है, और बाद के 11 वर्ष तक ये क्या होता है? घटता है। और बाद के 11 वर्ष तक यह धब्बा घटता है। क्या होता है इस धब्बे का? यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी का चुंबकीय झंझावत, मतलब मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है? उत्पन्न होता है। उस टाइम पृथ्वी पर क्या होता है? जो मैग्नेटिक स्टॉर्म है वो उत्पन्न होता है जब सूर्य की सतह पर जो धब्बा है वो दिखलाई पड़ता है, या हम कह सकते हैं, चलो इसको मिटा के जब ऊपर लिखूंगे, है ना। तो इसी के अंदर है ये, इसी के अंदर आगे बताया गया है कि जब सूर्य की ये जो धब्बा है ना, ये जो गैस का गोला ही मान लीजिए एक तरीके से, जब ये क्या होता है, ये सूर्य की सतह पर पहुंच जाता है। कहाँ? सूर्य की सतह पर पहुंच जाता है, तो फिर मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न करता है ये पृथ्वी पर। तो हम कह सकते हैं जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है, जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है, मतलब सूर्य की सतह पर जब ये धब्बा दिखाई दे रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस समय पृथ्वी का चुंबकीय झंझावात मतलब मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। तो उस समय पृथ्वी पर, तो हम कह सकते हैं उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात
क्या, मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। तो उस टाइम पर क्या हो रहे हैं, जब ये जो धब्बा है सूर्य की सतह पर दिखाई दे रहा है, आ गया है, तो पृथ्वी जो हमारी अर्थ है ना, उस पर क्या होगा, मैग्नेटिक स्टॉर्म या हम कह सकते हैं चुंबकीय झंझावात क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो इससे क्या है, इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। जो मैग्नेटिक निडल होती है, जो सुई होती है, उसकी दिशा बदल जाती है। इससे क्या होता है, इससे चुंबकीय सुई, इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। क्या होती है, इससे उसकी दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली आदि में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। एवं रेडियो, टेलीविज़न एवं क्या, रेडियो एवं टेलीविज़न, जिसको हम टीवी बोलते हैं, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ उत्पन्न होती है। बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ उत्पन्न होती है। किसकी वजह से होती है, जो चुंबकीय झंझावात में जो मैग्नेटिक स्टॉर्म होते हैं ना, उनकी वजह से होती है। ठीक है, चलो इसमें 2 पॉइंट और है, फिर कल को ना सूर्यमंडल के पिंड के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उनके बारे में जानेंगे। इसमें 2 पॉइंट और लिख लो बस सन में। सूर्य का व्यास कितना होता है वो लिख लेते हैं, 2 पॉइंट्स और रह रहे हैं, फिर उसके बाद कल को पढ़ेंगे। अभी सूर्य के बारे में ही, अपना जो हमारा सन है, सूरज है, उसी के बारे में पढ़ेंगे अभी, है ना, अभी यही चलेगा ये टॉपिक। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर है। जो हमारी पृथ्वी है उसके व्यास का कितना है, लगभग 110 गुना। पृथ्वी के व्यास का डायमीटर का लगभग 110 गुना, लगभग 110 गुना किसका व्यास है, ये सूरज का व्यास है। सूर्य का व्यास है कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। जो पृथ्वी के व्यास का कितना है, पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सूरज है, जो हमारा सूर्य है, हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और पृथ्वी से सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। चलो ये पॉइंट भी लिख लो, हाँ ये पॉइंट भी चलो लिख लो, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से हम कह सकते हैं कि जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और पृथ्वी को 13 लाख गुना बड़ा है।
और पृथ्वी को जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा सूरज है, हमारा जो सन है, वो उसका व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है लगभग में। और जो हमारे, तो हम कह सकते हैं जो हमारा सूर्य है, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी का जो सूर्य ताप है, पृथ्वी को जो सूरज का ताप मिलता है वो कितना है, 2 अरबवां भाग मिलता है। मतलब पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। ठीक है। अब जो कल है, कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे जो सौर मंडल है उसके अंदर जो भी पिंड है ना, जो सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी पिंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट सब फैक्चुअल वाले पॉइंट है, तो इसलिए मैं आपको ये, इसमें कुछ ऐसे समझाने वाला कुछ है नहीं, तो ये मैं आपको सारा करा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ। ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही है। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास इतनी ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।